गुज़िश्ता 48 घंटों में अमेरिका की जानिब से जो कुछ भी हुआ है इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। अगर हमारे ऊपर हमले जारी रहे और हमें मजबूर किया गया तो हम बहुत शिद्दत के साथ वापस हमले करने पर मजबूर हो जाएंगे। ईरान दावा कर रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 25 जहाज गुजरे और वो सारे के सारे ईरान की इजाजत से नए तरीक़ाकार के तहत गुजरे हैं, जबकि अमेरिका जो है वो इसके बरक्स दावा कर रहा है कि नहीं, ईरान का कंट्रोल अब वहां पे नहीं है और वो अपनी मर्जी से वहां से बहरी जहाज गुजर रहे हैं। लेकिन ईरान बाकायदा सबूत भी देता है, खबर भी चलाता है, वो ये बताता है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर अब भी पूरा कंट्रोल ईरान का है। अब नाज़रीन, अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया उसका जवाब देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। अभी तक ना शहबाज शरीफ ने उसका जवाब दिया, ना इसहाक डार ने उसका जवाब दिया। ख्वाजा आसिफ ने जाती हैसियत में बोलकर जानबूझ के कि मैं जाती तौर पे ये समझता हूं, तो जाती हैसियत में जवाब दिया, क्योंकि उनको पता है कि मैंने ऑफिशियल कोई जवाब दे दिया तो मुझे डांट पड़ जाएगी मादी की तरह। पहले भी उनसे ट्वीटें डिलीट करवाई गई हैं ख्वाजा आसिफ से, इसराइल के खिलाफ ट्वीट करके उनको डिलीट करनी पड़ गई, इतने बेचारों के पतले हालात हैं। तो अब वो बेचारे बोल भी नहीं सकते। इसराइल को तस्लीम करने का मामला डोनाल्ड ट्रंप ने उठा के सामने रख दिया कि जनाब इसको तस्लीम करो। तो ना तो फील्ड मार्शल का स्टेटमेंट आया, ना DGISPR का स्टेटमेंट आया, खुल के कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई जवाब देने वाला है ही नहीं। हाँ, इमरान खान था एक वजीर आजम जो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देता था और सीधा जवाब देता था। मौजूदा वजीर आजम तो सिर्फ जूता पॉलिश करते हैं और मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं वो लेकर चले जाते हैं ब्रीफ केस। वो ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल बने हुए हैं आजकल। नाज़रीन, अब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक एलामिया जारी कर दिया और उन्होंने कहा जी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत के लिए मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द और उस पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हैं। इस मौका पर अमन मुआहदा को मशरूत करना इस जंग के पीछे इसराइली एजेंडे का वाज़ेह सबूत है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने मशरूत कर दिया ना, ये अमन मुआहदा हो रहा है, हम ये अमन मुआहदा कर लेते हैं, तुम लोग जरा इब्राहिमी मुआहदे के ऊपर या अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर या इसराइल को सादे लफ्जों में तस्लीम कर दो। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आप चेक करें, उनको जो उन्होंने तरीकाकार किया कि हम ईरान के साथ अमन मुआहदा कर लेते हैं, तुम सारे सुकून में आ जाओगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम भी इसराइल को तस्लीम कर दो, जो कई दहाइयों से नहीं किया जा रहा। और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म जारी कर दिया। तो सऊदी अरब ने तो अभी इनकार किया। सऊदी अरब के इनकार से पाकिस्तान जो है वो फिर फंस जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी यकीन दहानियां करवाई हुई हैं। देखिए ना, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत जो है ये जाकर बैठ जाती है इसराइल के साथ बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। और उस वक्त जो टाउट है उन्होंने बड़े नारे मारे थे, उन्होंने कहा था जनाब अब तो कश्मीर भी आजाद हो जाएगा, अब तो हम इंडिया की ऐसी तैसी कर देंगे, अब तो पाकिस्तान इसका हिस्सा बन गया है। तो मेरा सादा सवाल यह है कि कश्मीर की आजादी के लिए बोर्ड ऑफ पीस में आज तक क्या हुआ? फलस्तीन में रोजाना अभी भी कत्लेआम हो रहा है, आपने उस पर क्या किया? उसके बाद इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया, लबनान पे अटैक कर दिया, हजारों लोग शहीद कर दिए, आपने अब तक क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनके मुतालबात बढ़ते चले जा रहे हैं और हुकूमत जो है बिल्कुल चुप करके बैठी हुई है, कोई सवाल जवाब नहीं कर रही, कोई डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, इतना हौसला ही किसी के अंदर नहीं है। गुज़िश्ता रात को नाज़रीन जो झड़पें हुई हैं उनके नतीजे में जंगबंदी और अमन मुआहदे की जो कोशिशें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। ऐसा लगता है कि कहीं सारी कोशिशों में पानी ना फिर जाए। कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है। यानी अगर इस तरह के मामला मजीद होते हैं तो फिर आप भूल जाएं कि ये जंगबंदी मुस्तकिल होगी या ईरान और अमेरिका के बीच में कोई मुआहदा हो पाएगा। देखिए, एक तो सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को ऐसा थप्पड़ रसीद किया है कि अमेरिका को अब खित्ते में शरारतों और फौजी अड्डों के क्याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। हज के मौके पर अपने पैगाम में आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई ने कहा कि अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को कुव्वत और ताकत अता की है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी ममालिक दोस्ती और ताउन को बढ़ाएं। फिर ईरान ने एक बड़ी जो अहम शर्त थी इस मुआहदे की, जो आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोल दिया जाएगा पहले की तरह, ये अमेरिका की शर्त है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि ये मनवा लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के अंदर कहा कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे खुल जाएगी, लेकिन ईरान ने वादे कर दिए। उनका स्टेटमेंट आ गया ईरान का, और ये दो टोक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को किसी भी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, जैसे बाजी में जोहरी मामले पर मुज़ाकरात किए गए थे। ईरान ने कहा कि अगर अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का निजाम ईरान के तय करदा उसूलों के तहत चलाया जाएगा। देखिए, इमरान खान साहब की डील वाला मामला तो उस दिन हम भी बात कर रहे थे, शहजाद अकबर साहब, साबिर शाकिर साहब,
اور بہت سارے لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے جو بہت قریب ہمیشہ عمران خان صاحب کے رہے. عمران خان ڈیل اس طرح نہیں کرے گا جیسے یہ سوچ رہے ہیں نا. عمران خان جو بات چیت کرنے کا کہتا ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو موقع دینا چاہتا ہے کہ بھی نکلو اس میں سے, تم ہمیں ہمارا ملک چلانے دو, ہم جانے پاکستان جانے, تم نکلو اس میں سے, پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن دو, اور یہ جو گند کا ٹوکرا تم نے اٹھایا ہوا ہے اس کو اتارو نیچے. یہ نواز شریف کی اور زرداری کی سیاسی لاشوں کو کب تک لے کر تم بدبودار لاشوں کو گھسیٹتے رہو گے؟ یہ تو عمران خان رستہ دے سکتا ہے. لیکن اگر کوئی وہ کہتے ہیں ڈیل کر دے عمران خان کے جناب بالکل ہی چپ کر جائے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے آ جائے اور عمران خان کہے جناب مجھے بھی آپ اسی طرح اقتدار دے دیں جیسے آپ نے شہباز شریف کو اردلی بنا کے اقتدار دیا, تو وہ معاملہ تو نہیں ہونا. وہ ساری قوم ہی جانتی ہے کہ اس دفعہ ان کی جو لڑائی ہے وہ غلط آدمی کے ساتھ ہے, ان کو ٹکر کا آدمی ملا ہے. عمران خان مختلف آدمی. اچھا, ایک جو عمران خان صاحب کی بہن کی ملاقات والا معاملہ ہے اس پہ علیمہ خانم نے آج کنفرمیشن دی ہے, لیکن وہ ایک ڈرامہ ہی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے. اب علیمہ خانم نے اس کی تصدیق کی, انہوں نے کہا جی محسن نقوی تیار ہے کہ نورین نیازی کو ملاقات کے لیے بھیجے, اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ جب ہماری بہن اندر جائے گی تو یہ کوئی نہ کوئی دو باتیں تو باہر آ کے عمران خان کی ہمیں بتائیں گی, اور جیسے ہی یہ باتیں کریں گی تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے. ایک تو ہماری بہن کے ساتھ یہ کسی اور اپنے آدمی کو اندر بھیجیں گے جو عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت کرے گا, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ موقع کا فائدہ اٹھائیں, اور دوسرا پھر یہ لمبے عرصے کے لیے کم سے کم 6 مہینے کے لیے دوبارہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈال دیں گے. یہ صرف سہولت کاری ہو رہی ہے, اس بات کا بہانہ بنا کر کے آپ نے باہر آ کر عمران خان کی بات بتائی ہے یا بات کی ہے. اگلے 6 مہینے کے لیے ملاقات بند کر دیں گے اور ہم یہ قبول نہیں کریں گے. ہم تنگ آ گئے ہیں اس ٹرک کی بتی سے, ہم 4 سال سے عدالتوں میں آ رہے ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کنفرم کر دیا کہ یہ وہی کرتے ہیں جو ان کو پیچھے سے آرڈر آتا ہے. اچھا, اب انہوں نے کہا جی ہمیں انصاف کی امید بھی نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ والا میں چیک کروا رہا ہوں کہ اس نے انٹرویو کہاں دیا اور کیا کیا. مجھے اور بھی کچھ لوگ بتا رہے تھے, لیکن کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جعلی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں صحیح ہے. اس کو چیک کروایا میں نے, اپنی ٹیم سے کہا اس کے پیچھے پہنچو دیکھو کہ یہ کوئی انٹرویو کے اندر حقیقت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ میں نے تو اس کو اس طرح سے نہیں سنا. قاضی فائز عیسیٰ کو سننے کو دل ہی نہیں کرتا ہے, ایسی کراہت آتی ہے اس کی آواز سے, اس کی شخصیت سے. پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, نا انصافی کا اس نے بازار گرم کیا پاکستان کے اندر. نفرت کا جو بیج پاکستان میں بویا گیا ہے نا, اس میں جو مین آدمی ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ان میں سے ایک ہے. ایک تو عاصم منیر صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کی فوج اور عوام کے بیچ میں بے شمار دوریاں پیدا کر دی ہیں. ایک سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کا پورا مینڈیٹ چوری کرنے میں سہولت کاری کی ہے. اور ایک جو ہے قاضی فائز عیسیٰ ہے جس نے اس ساری بربادی کے اندر سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے. تو جناب قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. نیکسٹ ویلاگ میں پتا چلے گا کہ اگر ایسا ہوا تو کیوں ہوا اور کیا ہوا. پاکستان تحریک انصاف سے ناظرین بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا. یہ جو آزاد کشمیر کے اندر ایک بلے کا نشان ملا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, لوگ بڑے خوش تھے کہ اب بلے کے نشان پہ وہ مور لگا سکیں گے. تو میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ ابھی بہت کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے, یہ کبھی بھی حکومت نہیں دیں گے آزاد کشمیر کی پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تحریک انصاف تمام ان لوگوں کو ٹکٹ جاری کر دے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا سیکٹر کمانڈر سے کم اپروول لے کر آئے ہوں کہ جناب سیکٹر کمانڈر صاحب نے کہہ دیا آپ ہمیں ٹکٹ دے دیں پاکستان تحریک انصاف کا. اگر ان لوگوں کو ٹکٹ مل جاتے تو پھر بلے کا نشان رہ بھی سکتا ہے, لیکن ایسا دکھائی نہیں دے رہا. سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر نے پاکستان تحریک انصاف کی عبوری پارٹی رجسٹریشن یعنی بلے کا انتخابی نشان دینے کا جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا 23 جون کا, اسے معطل کر دیا. یعنی 23 جون کو فیصلہ آتا ہے, 29 جون کو فیصلہ معطل ہو جاتا ہے. چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے الیکشن کمیشن کی اپیل پر ابتدائی سماعت کے بعد فل بینچ تشکیل دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 2 جولائی 2026 کو مقرر کر دی. یعنی وہاں پہ بھی قاضی فائز عیسیٰ پارٹ 2 چل رہا ہے. وہاں پہ دیکھیں نا, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کو یقین نہیں ہو جاتا, اور ویسے بھی پولیٹیکل پارٹیز کو مصیبت پڑ گئی تھی کہ بلے کے نشان پہ اگر پاکستان تحریک انصاف آئے گی اور فری ہینڈ آئے گی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گی, غلط لوگوں کو ٹکٹ بھی جاری نہیں کیے, اور اگر ان کو تھوڑا سا بھی موقع مل گیا تو وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے, وہ دھیڑ دیں گے پکڑ کے. انہوں نے تو بغیر بلے کے نشان کے ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہیں. تو کشمیر کے اندر تو پہلے بھی حالات بڑے گرم ہیں, تو پولیٹیکل پارٹیز کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. لہذا بلے کا نشان واپس ہو گیا, دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ ظلم کی ایک داستان ہے جو لکھی جا رہی ہے. اچھا, کئی لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ ایک ڈیل ہو رہی ہے, کوئی بات چیت چل رہی ہے, کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, بیک ڈور چینلز, یہ اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں. لیکن میں حقیقت آپ کو بتاؤں تو عمران خان اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرنے جا رہا جو میں نے آپ کو بتایا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ
आसिम मुनीर फील्ड मार्शल कभी भी इमरान खान को नहीं छोड़ेगा। इमरान खान साहब अगर डील नहीं कर रहे हैं तो आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ रहे हैं, ये बात आप लिख कर रख लें। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब की एक तरह से मौत वाक़ई हो जाएगी अगर इमरान खान साहब इस तरह बाहर आ जाते हैं बगैर डील के, तो वो ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सारा कुछ किया कराया बर्बाद हो जाएगा, ये इस्तिस्ना एक्सटेंशन सारा कुछ बढ़ जाएगा, कोई चीज किसी काम की नहीं रहेगी। लिहाजा उन्होंने हर हाल में इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना है, उन्हें बाहर नहीं आने देना इमरान खान साहब को। अच्छा, 3 चीजें हैं जिनमें से 2 चीजें जब भी इकट्ठी होंगी इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। 3 किस्म के दबाव पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे होंगे तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। बगैर दबाव के आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ने वाले। ये कौन से दबाव है? नंबर 1 मुआशी दबाव, नंबर 2 अवामी दबाव, नंबर 3 बैरूनी दबाव। तो मुआशी दबाव तो लगातार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है, ये डंडा तो रोजाना इनके सर पे पड़ता है। ना सरमायाकारी है, ना मईशत चल रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी के हालात बुरे से बुरे होते चले जा रहे हैं, कर्जों के अंबार लग गए हैं। तो ये जो मईशत की तबाही का जो सहरा है वो तो एस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर बंधा हुआ है। अब बाकी 2 फैक्टर हैं, उन दोनों में से जब कोई एक आ गया तो आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब को आजाद करना पड़ जाएगा। वो 2 फैक्टर कौन से हैं? नंबर 1 अवामी दबाव, नंबर 2 बैरूनी दबाव। बैरूनी दबाव नहीं आ रहा आपके सामने क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद है आसिम मुनीर साहब के साथ, और अंदरूनी अवामी दबाव वो इसलिए इकट्ठा नहीं हो पा रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अच्छी हिकमत अमली अवाम को नहीं दे पा रही। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि पार्टी अपना फैसला करे, हम अपना फैसला करेंगे, और अब बहुत मुमकिन है उनके तेवर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब की फैमिली को बड़ी कॉल दे और उसके ऊपर लोगों को इकट्ठा करके इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाए, या एक नया रोला पाकिस्तान के अंदर पड़ जाए। बहरहाल इसके बगैर आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ते, ये बात आप मेरी लिख कर रख ले, मैंने आपको एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा। नाज़रीन, आजाद कश्मीर के क्योंकि बल्ले के निशान की बात हो रही थी तो आजाद कश्मीर में एहतजाज भी चल रहा है, और आफरीन है आजाद कश्मीर के लोगों को, खास तौर पे उन खवातीन को, हमारी बहनों को जो इतने सारे लोगों को रोजाना खाना खिलाती हैं। ये छोटी बात नहीं है, हजारों लोग धरनों में बैठे हुए हैं, जगह जगह पे बैठे हुए हैं, पूरा आजाद कश्मीर बंद है। इन्होंने कुछ लोगों को उठाकर उनसे कहा कि जनाब ऐलान करो कल तुम बाजारों को खोलोगे। वो बेचारों ने ऐलान किया, फिर नहीं खोले बाजार। तो लोग बात मानते ही नहीं है सरकार की। वहां पे जो मिलिट्री रिजीम है उनकी लोग बात मान ही नहीं रहे। बहुत कोशिश कर दी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, वो एक बड़ा क्रैकडाउन करना चाहते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे, और लगभग अब तो 1 महीना होने वाला है, यानी आप देख ले 20 दिन से ज्यादा हो गए। आजाद कश्मीर अमली तौर पे बंद है, 20-22 दिन हो गए और वहां पे कोई कारोबारी जिंदगी नहीं चल रहा। अब अपोजिशन के लोग उन्होंने कोशिश की कि जाएंगे, जाके वो मिले आजाद कश्मीर के लोगों को, उनसे बातचीत करें ताकि मसले को कोई हल करे, धरने खत्म हो जाएं कि उनके जायज मुतालबात मनवाए जाएं। तो इसके लिए एक वफद यहां से रवाना हुआ, इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, शाहिद खकान अब्बासी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद अचकज़ई साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, ये सब लोग वहां पे जा रहे थे कि जाके उनसे मुज़ाकरात करें, बातचीत करें लोगों से और मामले को हल करने की कोशिश करें। तो जनाब हुआ क्या? हुआ ये कि ये लोग जब निकले और आजाद कश्मीर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में सहाला चकिया के मुकाम पर इस वफद को रोक लिया गया, पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने कहा जी हमने आगे नहीं जाने देना। इन्होंने कहा जी आगे क्यों नहीं जाने देना, हम तो बातचीत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, आपको आगे नहीं जाने देना, ये हमें ऊपर से हुक्म आ गया है कि जी हम अपोजिशन है, अपने यहाँ पे आजाद कश्मीर में जा रहे हैं, आप हमें कैसे रोक सकते हैं, हमने अपने लोगों से बात करनी है। आप गाड़ियां रोकना चाहते हैं, हम पैदल चले जाते हैं, तो कोई और ले जाएगा इन्हें गाड़ियों में बिठा के। लेकिन पुलिस ने कहा जी ना गाड़ियां आगे जाएंगी ना आप आगे जाएंगे, हमें ऊपर से ऑर्डर आ गया कि आपको यहाँ पे नहीं जाने दिया जाएगा। बहरहाल फिर ये लोग वहां पे धरना देकर बैठ गए, फिर बहुत बड़ी कितारें लग गई, वहां पे बहुत रश लग गया। तो फिर हुआ ये कि ये लोग वापस आए और आकर शाहिद खकान अब्बासी साहब के घर पे इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इनके साथ क्या हुआ। अब ये तो इंडिया में होता था, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार या भारतीय सरकार भारत में जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, वहां पे ये करती थी कि अपोजिशन को कश्मीर में नहीं जाने दे रहे, वहां पे जो है वो लोगों को रोका जा रहा है, उनकी जिंदगी मुअत्तल की जा रही है, नाके लगाए गए हैं। हालांकि इससे पहले जो सरकार है या सरकारी टाउट्स हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि आजाद कश्मीर के रस्तों को रोका हुआ है शरपसंदों ने, या वो ये दावा कर रहे थे कि रोका हुआ है अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने, और ये कुछ शरपसंद करार दे रहे थे कि उन्होंने रोके हुए रास्ते। लेकिन जब यहां से अपोजिशन गई है तो उनको तो किसी शरपसंद ने नहीं रोका, अवाम ने नहीं रोका, बल्कि वो तो उनको वेलकम कर रहे थे। रोका है
سیکیورٹی فورسز نے. تو اس کا مطلب ہے کہ رستے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بند نہیں کیے, رستے سیکیورٹی فورسز نے بند کیے, اور کھانا پینا بھی بند کیا ہوا. تو جو کام نریندر مودی کی سرکار نے وہاں کیا وہی عاصم منیر صاحب کی سرکار نے یہاں آزاد کشمیر میں بھی کر دیا. جو بھارت کر رہا تھا مقبوضہ کشمیر میں, اس سے ملتا جلتا کام جو ہے وہ پاکستان میں بدقسمتی سے آزاد کشمیر میں شروع ہو گیا, اور یہ نفرت پھیل رہی ہے نا, اور کیا ہو رہا ہے. اچھا ناظرین, پنجاب میں جو ایک گنڈا راج ایکٹ لایا جا رہا تھا, یا جس کو مارشل لا بل کہتے ہیں, اور اس کا جو اصل نام انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل, یہ جناب واپس ہو گیا.